तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीएल फिनकॉर्प की। हाँ। और खासतौर पर उनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज पर। मतलब ये एक तरह का लोन है जो कंपनी आम जनता से लेती है और बदले में एक फिक्स्ड ब्याज देने का वादा करती है। बिल्कुल। और कागज पर देखें तो इनके आंकड़े काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन आज हम इसकी गहराई में उतरकर देखेंगे कि असल कहानी क्या है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इनकी ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ तो बहुत तेज है। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था करीब 112 करोड़ और 25 तक बढ़कर हो गया 191 करोड़। अच्छा। ऊपर से 10 राज्यों में 300 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, गोल्ड लोन देते हैं और दावा है कि सारा सिस्टम डिजिटल है, सीसीटीवी, बीमा, सब कुछ। तो पहली नजर में तो सब कुछ बहुत मजबूत लगता है। हाँ, एक तेजी से भागती हुई कंपनी की तस्वीर बनती है ना। बिल्कुल, लेकिन इतनी तेज रफ्तार के लिए बहुत सारा कैपिटल, मतलब पैसा भी तो लगता है। और शायद यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर पहला बड़ा, जिसे कहते हैं, रेड फ्लैग नजर आता है। ओके। वो है उनकी वित्तीय स्थिरता। देखिए, आरबीआई का एक नियम है जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये कंपनी का एक सेफ्टी नेट है। ठीक है। आरबीआई कहता है कि ये नेट कम से कम 12% मोटा होना ही चाहिए। और सितंबर 2025 में आईसीएल का ये रेशियो था 12.21%। अरे मतलब ये तो बिल्कुल ही किनारे पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। एक छोटा सा भी झटका लगा तो ये सेफ्टी नेट तो टूट सकता है। और आरबीआई तुरंत इनके लोन देने पर रोक लगा सकता है। हाँ। उनके पास गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो बड़ा जोखिम है। और जब आप इतने कम मार्जिन पर काम कर रहे हो तो दूसरे जोखिम और बढ़ जाते हैं। जैसे? इनकी सारी कमाई फिक्स्ड ब्याज वाले गोल्ड लोन से आती है। अच्छा। और ये बाजार में ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए कोई हेजिंग, मतलब बचाव का तरीका, वो भी नहीं अपनाते। मतलब ये एक दोहरी मार जैसा हो गया। हाँ। एक तरफ खुद का सेफ्टी नेट कमजोर है और दूसरी तरफ आमदनी पूरी तरह से सोने के भाव और ब्याज दरों पर निर्भर है। सही कहा। और सोने की कीमतों में गिरावट भी उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और मैंने ये भी देखा कि इनका ज्यादातर कारोबार दक्षिण भारत तक ही सीमित है। जैसे केरल, तमिलनाडु। बिल्कुल सही पॉइंट है। किसी एक ही इलाके पर इतनी ज्यादा निर्भरता भी एक जोखिम है। मतलब वहाँ कोई भी स्थानीय समस्या हुई तो उसका सीधा असर कंपनी पर पड़ेगा। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक चिंता है जो किसी भी निवेशक की नींद उड़ा सकती है। और वो क्या है? वो है कंपनी का कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो। हाँ। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए शायद सबसे बड़े खतरे की घंटी होती है। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपकी सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन महीने के आखिर में जेब हमेशा खाली रहती है। सही पकड़ा। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पैसा बुरी तरह लीक हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी रकम तो होगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। FY25 में ऑपरेटिंग गतिविधियों से उनका कैश फ्लो -151 करोड़ से ज्यादा था। बाप रे। तो जब हाथ में कैश ही नहीं होगा तो कंपनी अपना रोज का काम कैसे चलाएगी और आगे कैसे बढ़ेगी? सही बात है। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एक आखिरी और शायद सबसे गंभीर बात भी है। वो क्या? वो ये है कि सेबी यानी हमारा मार्केट रेगुलेटर पिछले कुछ सालों में इनके एनसीडीज और शेयर आवंटन को लेकर कुछ सवाल जवाब कर रहा है। अच्छा, और उसका कोई नतीजा? अभी तक कुछ निकला नहीं है, वो जांच अभी भी चल रही है। तो कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ आकर्षक ग्रोथ है, डिजिटल होने का दावा है, बड़ा नेटवर्क है, लेकिन जब हम पर्दे के पीछे झांकते हैं तो एक कमजोर सेफ्टी नेट, बाजार पे टिकी अस्थिर कमाई, जेब से लगातार बहता हुआ कैश और ऊपर से रेगुलेटर की जांच का साया नजर आता है। बिल्कुल। तो एक निवेशक के लिए यहाँ एक बुनियादी विरोधाभास खड़ा हो जाता है। सही बात है। तो फिर सोचने वाला सवाल यह है कि क्या कंपनी जो ऊंचा ब्याज देने का वादा कर रही है वो इन गहरे वित्तीय और रेगुलेटरी जोखिमों को उठाने के लिए काफी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि निवेशक एक तेज रफ्तार गाड़ी में तो बैठ रहा है पर उसे ये नहीं पता कि उस गाड़ी के ब्रेक कमजोर हैं और ड्राइवर से अथॉरिटीज पूछताछ कर रही हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।